Good morning, class. I hope all are you good. Today we are discussing about the Contract Act 1872, a part which is capacity to contract. As we know, we are continuing the series of Contract Act. We have done many topics in the Contract Act. Today we will discuss about the capacity to contract in section which is mentioned section 11 and 12, because it is necessary to know the person who is eligible for the contract in Contract Act, because if the person is not able to do a contract, the contract will become a void. So the person who is contracting have capacity to do contract or does not have a capacity to do contract. So we will discuss and we will know about the capacity to contract, and we will try to understand about this topic, the person who is capable to do a contract. Now in Hindi, संविदा करने की सक्षमता को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अभी पूर्व में अपने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सीरीज और श्रृंखलाबद्ध तरीके से सब टॉपिक्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज का विषय जो है हम लोग के सामने वो संविदा करने की सक्षमता है। और संविदा करने की सक्षमता विशेष महत्व रखती है, क्योंकि किसी भी संविदा के अनुपालन में संविदा करने की सक्षमता अगर नहीं है तो संविदा जो है वो अवैध होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग जानेंगे कि संविदा क्या है। संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 और जा के अनुसार बताया गया है 2H में 2E में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट 2S में बताया गया है। और संविदा जो है वो संविदा करने की सक्षमता जो कहा है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। 2 में विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य कहलाता है। 2A के अनुसार ऐसी संविदा जो विधि नहीं रह जाती शून्य हो जाती है। और संविदा अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो संविदा करने के लिए सक्षम है, कौन नहीं है। जैसे अवयस्क है, विकृतचित्त व्यक्ति है, और विधि के द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति है जो अक्षम है, वो संविदा नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। भारत अपने समृद्ध इतिहास और कानूनी विकास की व्यापक प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। भारतीय अनुबंध 1872, जिसे आगे अधिनियम कहा गया, औपनिवेशिक युग में संविदात्मक दायित्वों की नींव रखने और अनुबंध से उत्पन्न अधिकारों, दायित्वों और हकों को परिभाषित करने के लिए खंडों के कानूनी प्रवर्तन के लिए निर्धारित शब्दावली को परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अनुबंध क्या है? कॉन्ट्रैक्ट 2S में डिफाइन है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू कॉन्ट्रैक्ट। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। अनुबंध को कई ऐसे कानूनी विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें सर एलिमेंस ने इस शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि अनुबंध कानून द्वारा लागू किया जाने वाला एक समझौता है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किए जाने वाला या अधिक व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों से कार्यों और उनके अधिकारों से प्राप्त होता है। सर फ्रेडरिक पोलक ने इस शब्द को परिभाषित किया कि कानून द्वारा लागू किया जाने वाला प्रत्येक समझौता वादा एक अनुबंध है। लेन देन को समझौता देने वाले प्रत्येक पक्षकारों के लिए अधिकारों और दायित्व से है, या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते अनुबंध हैं। इसलिए अनुबंध समझौते अनुबंधों में से या कार्यों के चूक के वादों का आदान प्रदान भी शामिल है, जिनमें मौखिक रूप से लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कार्यों और उनके इरादों के आधार पर किया जाता है। अनुबंध कई प्रकार के होते हैं। वर्तमान कानूनी प्रणाली एक वैध अनुबंध के तथ्यों को समानता देती है, जो धारा 10 में निर्धारित है। प्रस्ताव किसी भी अनुबंध का पहला प्राथमिक तत्व प्रस्ताव है, स्पष्ट और संक्षिप्त प्रस्ताव जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। अनुबंध में प्रवेश करने के इरादों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति अनुबंधों के निर्धारित जो दोनों पक्षों के बिना शर्त और सहमति से स्वीकृत किया जाता है। प्रतिफल ऐसी चीज जिसका अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ मूल का आदान प्रदान किया जाता है। यह सामान है, वादे हैं, सेवा है। अनुबंध कानूनी से बाध्यकारी के लिए महत्वपूर्ण है। सक्षमता
कौन व्यक्ति सक्षम होगा? जो व्यक्ति अनुबंध में प्रवेश करने से रोका नहीं गया है वो सक्षम होगा और उसके द्वारा किए गए समता वैध होगी। कानूनी उद्देश्य, हर कानून का एक निश्चित उद्देश्य है। ऐसे कानून होना चाहिए जो गैर कानूनी उद्देश्य वाला अनुबंध होगा वो शून्य होगा और अपरिवर्तनीय होगा। निष्पादन की संभावना, अनुबंध की शर्तें चाहे जो भी हो, अगर इनमें कोई ऐसी कार्य या चूक शामिल है जो दोनों पक्षों के लिए असंभव है तो ऐसा अनुबंध वैध अनुबंध नहीं होगा। और वैध अनुबंध के लिए उनकी पूरी स्पष्ट शर्तों की पूरी स्पष्टता होनी चाहिए और दोनों पक्षकारों को एक दूसरे को बताया जाना चाहिए। किसी अनुबंध के आवश्यक तत्वों की बात आती है तो कुछ ऐतिहासिक मामलों द्वारा निर्धारित किया गया है। इनमें दो प्रमुख मामले हैं। पहला है कार्लिट बनाम स्मोलिक बाल कंपनी 1892 में प्रतिवादी कंपनी ने धूम्रपान और उपचार के लिए एक विज्ञापन जारी किया था और जिसमें कहा गया था कि फेफड़े संबंधित बीमारियां ठीक कर सकता है, परंतु उपचार के बाद भी बीमारी का सामना करना पड़ रहा था तो रोगी ने निश्चित पुरस्कार की राशि का भुगतान किया जाएगा। उपचार लेने और स्थिति ठीक न होने के बाद कार्लिट ने अपनी कंपनी पर मुकदमा दायर किया। अपील की अदालत ने मानन विज्ञापन का एक प्रस्ताव था, उपचार लेने का प्रस्ताव की स्वीकृति है, पुरस्कार की प्रतिफल उपचार करवाना और अनुबंधों की शर्तों का पालन करना है। इसलिए एक वैध अनुबंध के सभी तत्व मौजूद हैं और कंपनी के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। उल्लंघन के लिए चलाए जाने पर प्रतिवादी को वाद की गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। लालमन सुकना बनाम गौरी दत्त 1913 में न्यायालय ने एक के सक्षम मामला यह है कि एक व्यक्ति था जिसका भतीजा लापता हो गया था और उन्होंने एक प्रस्ताव विज्ञापन निकाला कि जो लापता लड़के को ढूंढ के लाएगा उसे निश्चित इनाम दिया जाएगा। और विज्ञापन से अनजाने व्यक्ति ने इसको उनके भतीजे को ढूंढ लाया और इनाम का राशि के लिए उन्होंने दावा किया तो न्यायालय ने एक वैध अनुबंध के लिए कहा कि आपको स्वीकृति देना आवश्यक है। वैध स्वीकृत पक्षों के ज्ञान और सहमति से नहीं हो सकती, इसलिए कोई अनुबंध नहीं बनता। प्रतिवादी वादी को कोई इनाम राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं था। भारतीय संविधान अधिनियम धारा 11 के अनुसार अनुबंध में प्रवेश की योग्यता का विचार पहली बार धारा 10 में उल्लेख किया गया, लेकिन धारा इसकी अवधारणा से विस्तार से निपटती है। अनुबंध करने की व्यक्ति संबंधित कानूनी की संबद्धता, प्रत्येक व्यक्ति संबद्ध करने के लिए सक्षम है जो कानून के अनुसार वयस्क हो, जिसके अधीन जो स्वस्थ चित्त का हो, किसी कानून द्वारा संविदा करने के लिए आयोग न हो, वह व्यक्ति संविदा धारा 11 के अनुसार सक्षम है। पहला है कि कानून के अनुसार वयस्कता प्राप्त कर ली हो, स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति हो और संविदा करने के लिए उसे आयोग न विधि के द्वारा आयोग न ठहराया गया हो और इसकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो संविदा करने के लिए सक्षम हो और शर्तों को वैधता को जो निर्धारित की गई है उसको परिपूर्ण करने में भी योग्यता रखता हो। पहला, बालिग होने की उम्र। धारा में बालिग कौन होते हैं? जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं वो बालिग हो जाते हैं और अनुबंध करने की योग्यता भी रखते हैं। और अनुबंध को उनको समझने की मानसिक क्षमता का भी होना जरूरी है। अगर मानसिक क्षमता का अभाव है तो व्यक्ति संविदा करने के लिए योग्य नहीं होगा। और नाबालिगों के पास अधिकांश संविदात्मक शर्तों को पूरा करने की सामाजिक स्थिति का अगर अभाव होता है तो भी संविदा नहीं मानी जाएगी। उदाहरण, रमेश 14 साल का एक स्कूली छात्र है। उसे स्कूल की यात्रा के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह अपने सोने की अंगूठी के बदले 10,000 रुपये उधार लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। वयस्क होने के बाद रमेश ने साहूकार के खिलाफ एक मामला दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने जो बंधक बनाया था वह उस समय किया गया जब वह नाबालिग था। इसके परिणाम को समझने में असमर्थ है, इसलिए उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि रमेश ऋण चुकाने का हकदार नहीं है और बंधक निष्पादन से मुक्त है क्योंकि वह ऐसा करते समय अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ था। धर्मदास घोष बनाम मोहरी बीबो 1930 में नाबालिग धर्मदास ने एक साहूकार से एक निश्चित राशि का ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखी। जब साहू ने अनुबंध निष्पादित करने का प्रयास किया तो नाबालिग ने अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी, वह नाबालिग था, इसलिए अनुबंध शून्य है। प्रीवी काउंसिल ने माना कि नाबालिग अनुबंध शुरू से ही शून्य है, इसलिए बंधक को कानूनी रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता। परिपक्व दिमाग कब होगा? जब स्वस्थ दिमाग वाले लोग अनुबंध करने के लिए सक्षम होते हैं
और ऐसा व्यक्ति जो है अनुबंध में प्रवेश करने के परिणामों को निर्णय लेने की मानसिक क्षमता रखता है। He know what he is doing and what it will be happen in doing contract is capable to a person mental capable to doing a contract। केवल स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति लोग ही अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम। ऐसा करने या प्रावधान करने का अर्थ है कि परिणामों को निर्णय लेने की मानसिक क्षमता है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो व्यक्ति उसके द्वारा किया गया अनुबंध वो विफल हो जाएगा और विफल अनुबंध में प्रवेश करने में भी असमर्थ होगा। प्रत्येक पक्ष को अनुबंध करते समय उसके शर्तों, दायित्वों और परिणामों को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होना चाहिए। अशफा कुरैशी बनाम ऐसा कुरैशी रीति रिवाज के तहत विवाह के बाद पति पत्नी नशे में थी और इसलिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि अनुबंध शून्य है। याचिकाकर्ता विवाह से शुद्ध नहीं है। कानूनी अयोग्यता का अभाव प्रावधान कि यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी वैधानिक प्रावधान के आधार पर अनुबंध करने के लिए अयोग्य है तो वह व्यक्ति भारत में सक्षम अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है। कानून के विशिष्ट कानूनी प्रावधान किसी व्यक्ति की सार्वजनिक नीति, संप्रभु राज्यों के हित आदि चिंताओं के आधार पर अनुबंध करने के योग्य ठहराते हैं। उदाहरण, मान लीजिए भारत देश के एआई के बीच युद्ध या संघर्ष की स्थिति है। ऐसा युद्ध के दौरान जेरेमी जो देश का ए का निवासी है, नागरिक है, लक्ष्मण के साथ एक अनुबंध है। भारत का नागरिक एक व्यवसाय का मालिक है या अनुबंध जेरेमी के व्यवसाय के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए है। ऐसे मामले में अनुबंध की वैधता समाप्त हो जाती है क्योंकि जेरेमी भारत के साथ संघर्ष की स्थिति एक देश का नागरिक होने के नाते वह विदेशी दुश्मन है और ऐसी विदेशी दुश्मनों की शत्रुता के कारण भारत में अनुबंध करने के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। उत्तरिक बनाम डेविड 1916 का मामला है जिसमें प्रतिवादी विदेशी शत्रु घोषित कर दिया गया। इसलिए न्यायालय ने पट्टा विदेशी शत्रु द्वारा किया गया था जो किराए का भुगतान करने का अनुबंध था, विदेशी शत्रु के साथ किया गया था, इसलिए अनुबंध शून्य और अपरिवर्तनीय था। नरसिम्हा शेट्टी बनाम पद्मा शेट्टी 1998 व्यक्ति के विशेष निष्पादन से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध से जो भी अवैध है वो किसी विदेशी साथ के साथ अनुबंध अवैध है। नाबालिग द्वारा किए गए समझौते की वैधता धारा 11 के अनुसार नाबालिग को अनुबंध करने के लिए आयोग घोषित किया जाए है वह उम्र के कारण अक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है जो वयस्क होने का आयु नहीं है। ऐसी स्थितियों में कानून के संरक्षक या विभाग की भूमिका मानता है। नाबालिगों को जिनकी परिपक्वता, कमी या अच्छे के बुरे के बीच अंतर की क्षमता नहीं है वह नाबालिग जो है संविदा करने में या न्यायालय के दृष्टिकोण में वो सक्षम नहीं है। अवयस्क के करार के परिणाम क्या क्या होंगे? अवयस्क के विरुद्ध कोई भी बंधन नहीं हो सकता है। नो स्टेपल अगेन माइनर। संविदा तथा दूसरा है संविदा तथा संविदा संबंधी दुष्कृत के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं होगा। द माइनर नॉट बी लाइबल इन टॉर्ट राइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है प्रस्थापन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है लाभ को पुनः वापस मिलना। जो किसी भी जब कोई प्रस्थापना का साधारण उस अर्थ में प्रक्रिया से है जब किसी को पुनः लाभ मिलता है। यह प्रश्न है उठता है कि जब कोई वयस्क कपटपूर्ण दुरुपदेशन या कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसे लाभ को वापस करने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में अवयस्क पर प्रस्थापना का सिद्धांत लागू होता है। प्रस्थापना का सिद्धांत ऐसी संपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें पहचाना जा सकता है, अर्थात पहचाने जाने वाले वस्तुएं एवं संपत्तियों से अवयस्क को वापस करने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता है तथा धन संदर्भ में प्रस्थापना का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लाहौर उच्च न्यायालय ने खानगुन बनाम लाखा सिंह के मामले में स्पष्ट किया, जहां अनुबंध नाबालिग पक्षकार होने के कारण अमान्य घोषित किया गया, वह नाबालिग को धन, ले दे, संपत्ति या किसी अन्य लाभ को दूसरे को वापस करने के लिए अधिकार के लिए कहा है। देखो, ऐसे मामले में दूसरे पक्ष को यथास्थिति प्राप्त करने में मदद करता है, जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष को उस स्थिति में वापस बहाल किया जा सकता है जिसमें अमान्य अनुबंध में प्रवेश करने के लिए उस धारा को विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 30 और 33 में उजागर किया गया है। यदि कोई नाबालिग किसी अनुबंध को अपने पक्ष में अपनी उम्र की गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है तो न्यायालय के पास पीड़ित को मुआवजा देने का अधिकार है। रेटिफिकेशन ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। न्यायालय आरंभ से ही शून्य है, जिसका अर्थ है कि नाबालिग के द्वारा किया गया संविदा आरंभ से ही शून्य है, जिसकी
लेकिन व्यक्ति द्वारा वयस्क होने की पुष्टि की जा सकती है। इस अवधारणा में इंद्रन रामास्वामी बनाम एथप्पा 1906 में कोड अवार्ड्स द्वारा निपटाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने वचन पत्र निष्पादित किया, उसके द्वारा नाबालिग होने के दौरान उधार किए गए धन के लिए निष्पादित किया गया था। अदालत ने माना कि इस तरह के लेन देन उत्पन्न होने वाले दावे वैध नहीं हैं, क्योंकि अनुबंध शुरू से ही शून्य है, चूंकि अवयस्क होने के बाद कोई नया विचार नहीं है, इसलिए इस तरह के अनुबंध से उत्पन्न होने वाले कोई वैध दावे नहीं हैं। इसने यह भी कहा कि नाबालिग होने के दौरान प्रदान किया गया कोई भी विचार अच्छा विचार नहीं माना जाता। किसी जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर्स, जब कोई अनुबंध एक अवयस्क या नाबालिग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तो अनुबंध नाबालिग के संबंध में शून्य होता है, लेकिन इसे वयस्क द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। इसलिए वयस्क नाबालिग के बीच संयुक्त वादे के मामले में वयस्क वादा पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। अगर कोई भी जो है जॉइंट एक माइनर है, एक मेजर है, और कोई भी संविदा की जाती है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो द पर्सन हु इज मेजर विल बी लाइबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द fulfillment of the contract, and the major person who will be whole sole responsible for the breach of contract. नाबालिग को भागीदार के रूप में शामिल करना, माइनर एज अ पार्टनर्स, अनुबंध के रूप में अगर किसी नाबालिग को साझेदार किया जाता है तो वो भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा किया गया करार आरंभ से शून्य होता है और एक नाबालिग साझेदारी फर्म का लाभार्थी हो सकता है और सभी भागीदार ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी में होने वाले लाभ का हिस्सा मिल जाता है, लेकिन वह अन्य बड़े साझेदारों द्वारा दावा पूरी करने के लिए अंदाजों से मुक्त हो जाता है। नाबालिग साझेदार किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है और एक नाबालिग अनुबंध करने के लिए अक्षम है, इसलिए नाबालिग के साथ साझेदारी का अनुबंध नहीं किया जा सकता है। CIT बनाम द्वारकादास एंड 1968 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक नाबालिग संविदा में फर्म में भागीदार नहीं हो सकता। एजेंट एक नाबालिग एक वयस्क प्रिंसिपल के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए दायित्व नहीं होगा। नाबालिग एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रिंसिपल उत्तरदायी होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाईज ऑफ नेसेसरीज, अवयस्क व्यक्ति की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध धारा 68 द्वारा शासित है, जिसमें कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है या प्रदान करने में असमर्थ है तो उस पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाला व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है जो अनुबंध करने में अक्षम है। ऐसे अनुबंधों को वैध माना जाता है। आवश्यक वस्तुओं उन बुनियादी आवश्यकताओं को संदर्भित करती है अपनी दैनिक जीवन के लिए आवश्यकता होती है। आवश्यकता किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष वस्तु की पर्याप्त मात्रा है और फिर उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति की गई सामग्री को आवश्यक नहीं माना जाएगा। यह अप्रासंगिक है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य की जानकारी नहीं है उसके पास वस्तु की पर्याप्त मात्रा है। नैस बनाम इनमैन 1908 के मामले में इनमैन एक नाबालिग नैस से कई कोट लाया। उसके पास पहले से कई कपड़े थे, इसलिए अदालत ने माना कि कोट को आवश्यक वस्तु नहीं माना जा सकता। उसकी संपत्ति को भुगतान के लिए विनियोजित नहीं किया जा सकता। भारत में आवश्यकताओं में मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास तथा महिलाओं की सुरक्षा और विवाह शामिल हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, कई अनुबंधों के बारे में चर्चा बहुत ही समकालीन है। ये अनुबंध केवल उन अनुबंधों को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पेश किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से इन अनुबंधों को हस्ताक्षर में प्रमाणित किया जाता है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2B में परिभाषित किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर सहित दूसरे अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑनलाइन किसी उत्पाद की खरीदारी ई अनुबंध का सबसे सरल उदाहरण है। भारतीय संविदा अधिनियम को केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2010 की धारा 10A में स्पष्ट कहा गया कि किसी भी अनुबंध को किस लिए अपरिवर्तनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका निर्माण या संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया है। यह प्रावधान डिजिटल अनुबंधों की वैधता को मान्यता देता है, लेकिन डिजिटल स्पेस में छोटे अनुबंधों को निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। एक आम धारणा है कि नाबालिग ऑनलाइन स्पेस के माध्यम प्राथमिक उपयोग करता है क्योंकि वे तकनीक अधिक निपुण है। जहां तक इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ने खुलासा किया कि 433 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता 12 वर्ष के हैं और 70 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता 511 वर्ष की आयु के हैं। ऐसे स्थिति में बचाव का सिद्धांत उसका उपयोग नाबालिगों को उनके वादों से बाध्य न करके उनकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। उन्हें संरक्षित करने में विफल रहता है क्योंकि इस सिद्धांत के आवेदन से अनुबंध को दूसरे पक्षों को गंभीर नुकसान होगा। अस्वस्थ व्यक्ति वाले व्यक्तियों के साथ अनुबंध जो धारा 12 में
किसी भी अनुबंध को करने के उद्देश्य से स्वस्थ मन वाला कहा जाता है।